हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। राधे राधे बेटा, राधे राधे। नमस्कार। माफ करना, थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि क्या ना, इसका थोड़ा सेटअप चेंज हो गया है। इसका थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया है। एक मिनट रुक जा बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार आ गए तुम लोग तो। मुझे लगा तो नहीं आओगे। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। सब कामचोर आ गए। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। हाँ सर, मैंने स्टार्ट कर लिया होगा ना। आपने सेटअप थोड़ा चेंज किया, सेटअप थोड़ा चेंज किया था। हाँ हाँ हाँ, चालू कर दिया मैं। हाँ, स्टार्ट हो गया। ठीक ठीक ठीक। जी जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ सर, आज नहा कर आए हैं। ना 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 भाई, आज शर्ट नहीं पहनी है। नहा के नहीं आया मैं आज। आज ठंड बहुत है बाहर। चलो भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बच्चे लोग, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया क्या मैंने आपको? क्या लास्ट क्लास में कोई होमवर्क बाकी है अपना? लास्ट क्लास में कोई होमवर्क बाकी है अपना? है? दो क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है। देख लेते हैं भाई। ऐसा कौन से दो सवाल हैं जो अपने होमवर्क में आ गए? अच्छा सुनो, मैंने क्या एक बात सोची है, और एक दो बच्चों ने मुझे सजेस्ट भी किया है, ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं कि हम क्लास में जो आपको होमवर्क देते हैं, जो इजी टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्या हम उनका सॉल्यूशन आपको ऐसे पेन टैब वाले फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करके दे दें, ताकि अपने क्लास का आधा पौना घंटा बच जाया करेगा। क्लास फिर हम लोग है ना, क्लास ले करेंगे 1.5 घंटे की। बोलो क्या बोलते हो? बताओ। जो क्लास का होमवर्क होता है, हम आपको वो देते रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। हाँ, अगर आपके लिए प्रैक्टिकल है तो। क्यों बात करें, क्लास का टाइम बच जाएगा, क्लास थोड़ा मूड बच जाएगा, और क्लास थोड़ी अपन अगर छोटी भी लेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। पर टेस्ट सीरीज का देखो कर रहे हैं यार बेटा। टेस्ट सीरीज प्रॉब्लम बेटा क्या है कि टेस्ट सीरीज बेटा महंगी बहुत पड़ती है। टेस्ट सीरीज बेटा महंगी बहुत पड़ रही है, और वो फिलहाल हमारी औकात के बाहर जा रही है। बोलना बड़ा आसान होता है कि कहाँ जा रहे हो, औकात के बाहर, साला जाके बताओ। एक होमवर्क तो ये रहा, दो होमवर्क ये रहे, ओके। देख लो भैया, दो होमवर्क अपने पास। ये होमवर्क मेरे पास
ये है, ठीक है, ये अपने पास होमवर्क है। आ जाओ देख लेते हैं। हाँ बेटा करता हूँ टेस्ट का, मैं आपको बताता हूँ, कल तक का टाइम दो, फिर मैं कल तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको टेस्ट कहाँ लेना है, किसका लेना है, कौन सा बेटर है, कौन सा आपके लिए थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, वो मैं सब आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का होमवर्क फटाफट देख लेते हैं। बोला गया है कि एक समान क्षैतिज केश नली से एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, नली के सिरों पर दाबांतर कितना पी है, किस दाब पर, साफ साफ पढ़ेंगे किस दाब पर, दाब आपसे पूछ रहा है कि किस दाब अंतर पर, किस दाब अंतर पर नली की त्रिज्या और लंबाई दुगुनी करने पर, त्रिज्या और लंबाई दोनों दुगुनी करने पर प्रवाह वेग भी दुगुना हो जाएगा। बात करते हैं। मैं कहा था सर क्यू, क्यू आपने पढ़ाया था पाई पी आर की पावर 4 डिवाइड में कितना 8 नीटा एल, पढ़वाया था क्या? हाँ सर, बात समझते हैं। तो इसके हिसाब से बात करते हैं। एक, प्रवाह को कर रहा है दो गुना, प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, त्रिज्या को कर रहा है दो गुना और लंबाई को कर रहा है दो गुना, ठीक है। हम इनकी बात कर लेते हैं, लिखना सर प्रवाह दर समानुपाती है प्रेशर पी आर पावर 4 बटे में कितना एल। बात कर रहा है प्रेशर की, तो एक काम करो प्रेशर को रखो यहाँ पे, बाकी सब ले आओ दूसरी तरफ। तो प्रेशर पी समानुपाती क्यू इंटू एल डिवाइड में आर की पावर 4, ठीक है, चलेगा। बात करते हैं, प्रवाह हो गया दुगुना, लंबाई भी हो गया दुगुना, त्रिज्या हो गया दो गुना पावर 4 के साथ, तो 2 इंटू 2 4 डिवाइड में कितना 16, भाई काटो कितना 1/4। तो प्रेशर पहले की तुलना में एक चौथाई मेरे पास हो जाएगा। मेरे पास क्या प्रेशर आपका, पहले की तुलना में एक चौथाई, ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर बनेगा। चल जाएगा P/4, हाँ जी सर, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, ये भी आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था, है ना, ये भी आपके लास्ट क्लास के होमवर्क है। बोला गया किसी आर त्रिज्या और एल लंबाई की नली के सिरों पर दाबांतर कितना पी है, इससे प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन कितना वी है। यह नली समान लंबाई और आधी त्रिज्या की किसी अन्य नली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन क्या होगा यदि सिरों पे दाबांतर कितना मेरे पास पी रखा गया, ठीक है। तो आपसे डाउट कहां पर पूछें, व्हाट्सएप पर। चलिए देखो बात समझते हैं। देखो पास एक सिंगल ट्यूब थी, तो प्रवाह की तरफ कितना बोला, प्रवाह के कितना वी बोला गया, तो प्रति सेकंड वी आयतन प्रवाहित होता है, पाई प्रेशर डिफरेंस पी त्रिज्या आर की पावर 4 डिवाइड में कितना 8 नीटा एन, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या है जनरली क्या होता है, देखो एक पाइप ये रहा, फिर एक पाइप ये रहा, हाँ सर, बात समझना कि पहले यहां से यहां तक प्रेशर का ड्रॉप होगा, फिर यहां से यहां तक का ड्रॉप होगा। तो अगर मैं उस फॉर्मूला से पढ़ूं, अगर मैं इस फॉर्मूला से पढ़ूं कि जो प्रेशर डिफरेंस की बात करते हो, जो आप लोग डेल्टा पी की बात करते हो, अगर मैं यहां बात करूं इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो P बराबर आपका जो होता है आयतन प्रवाह के, जिसको अपन Q बोल रहे हैं फिलहाल, Q इंटू 8 नीटा एल बटे पाई आर की पावर 4 होगा, करेक्ट है क्या। अब क्योंकि दोनों पाइप हैं तो दोनों का मिला के जो मेरे पास प्रेशर डिफरेंस आएगा, दोनों का मिला के जो प्रेशर डिफरेंस मेरे पास आएगा कितना मेरे पास P1 माइनस P2, और दूसरे पे कितना आएगा P2 माइनस P3, हाँ सर, तो देखना वो 3 P2 माइनस कितना P3, तो देखो मेरे पास क्या P2 से P2 कटेगा तो P1 माइनस P3 पूरे के पूरे पाइप के लिए प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा, हाँ सर, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से उतना ही है जितना पहले था, बोलो हाँ क्या, हाँ सर। लेकिन बात समझता हूं पहले की बात करें P1 माइनस P2, बात करते पहले पहले वाले पाइप के लिए प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 कैसे, इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो जितना पानी यहां जाएगा उतना ही इससे जाएगा, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है पानी का प्रवाह दर दोनों में सेम आता है। सर क्यों, जितना पानी यहां जाएगा उतना उस तरफ जाएगा, श्रेणी क्रम में ना, जितना यहां से एंटर मारेगा उतना वहां से बाहर निकलेगा, उतना अगले में जाएगा उतना बाहर निकलेगा, तो प्रवाह दर दोनों में सेम चलता है। अच्छा तो बात समझना, पहले के हिसाब से, पहले हिसाब से समान प्रवाह दर Q 8, समान द्रव है तो नीटा, पहले पाइप की लंबाई L है बटे में पाई त्रिज्या आर की पावर 4 है, बोलो हाँ कि ना सर, ठीक है। बात करें अगला, जो दूसरा वाला पाइप है समान लंबाई है लेकिन त्रिज्या आधी है, समान लंबाई लेकिन त्रिज्या कितना है आधा है, बात कर लेते हैं। तो Q हो गया 8 नीटा L
डिवाइड में पाई, त्रिज्या पहले से आधा, तो r/2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। हाँ सर, और सब कुछ सेम है सर जी। हाँ, अगले पेज पे लिखते हैं, अगले पेज पे ले आओ। तो प्रेशर डिफरेंस P बराबर Q इंटू 8 नीटा L पाई R की पावर 4। इस वाले में Q 8 नीटा L डिवाइड में कितना पास होगा, पाई R/2 का पावर 4, 2 की पावर 4 जाएगा ऊपर कितना, 16 बन के। ठीक है, तो ये टर्म दोनों में सेम है, कॉमन लेके बाहर निकालो। ठीक है, Q हो गया 8 नीटा L हो गया, बटे में पाई R पावर 4 हो गया। कितना है मेरे पास, 1 + 1/16 बचेगा। हाँ सर, एलसीएम लिया जाए, ठीक है, 17/16 हो गया। ठीक सर, अब मैंने क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q का जो वैल्यू है कितना पास हो गया, 16/17 पाई P R की पावर 4 8 नीटा L। ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 है। ध्यान देते हैं, क्या ये वाली टर्म पुराना वाला आयतन प्रवाह दर है? हाँ सर, तो आपका नया प्रवाह दर कितना मेरे पास हो गया, 16/17 इंटू कितना V। तो पुराने वाले का 16/17 गुना हुआ है, पुराने वाले का 16/17 गुना हमारे पास हो रहा है। ठीक है भाई, हाँ थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, तो 16/17 गुना ऑप्शन सी मेरे पास क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहले पढ़ ले इशू, बेटा पहले पढ़ ले। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो श्रेणी क्रम में अगर ऐसा लगा हुआ हो तो श्रेणी क्रम भैया आपको दोनों के प्रेशर डिफरेंस लेने पड़ेंगे। तो पहले इस फॉर्मूला से प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला निकालोगे, पहले का प्रेशर डिफरेंस दूसरे का डिफरेंस, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल प्रेशर डिफरेंस आपको मिल जाएगा। और वही फॉर्मूला यहाँ पे चिपकाना पहले भाग के लिए, फिर दूसरे भाग के लिए, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। तो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन हाँ किया जा सकता है, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, अब फाइनली भैया आज का नया चैप्टर, नया चैप्टर सर कौन सा, पदार्थों के तापीय गुणधर्म। भैया देखो, चैप्टर थोड़ा बोरिंग आपको ये भी लगेगा, लेकिन हाँ है बहुत आसान चैप्टर, भी आपको ये थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है, थोड़ा बोरिंग लगेगा बेटा। ईशान गुर्जर पहले पढ़ लेना कार्टून, मुझे समझा था जब पढ़ाना तो तुम्हें तभी क्यों बकती काटनी होती है। यहाँ पढ़ ले, पहले यहाँ ध्यान दे ले। और तुम्हें तुम्हें 10 बार समझा चुका हूं बेटा, चीजें आती हैं तो ज्वाइन कर लो, नहीं आती तो स्टार्टिंग से पढ़ो, काम खत्म। यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या कह रहे भैया, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थ के तापीय गुणधर्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आए थे। नीट 2025 में यहाँ से इस सेक्शन से अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन का कंटेंट पूछा गया था, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, काफी अच्छे लेवल के सवाल यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो हम मेजरली फोकस उन पे करेंगे जिन पे एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन जो भी आज हम पढ़ने वाले वो बहुत ही एक आसान सेक्शन मेरे पास होने वाला है, तो फटाफट जरा उसको खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा भैया, तो इसमें सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे, मेरे पास क्या है, पदार्थ के तापीय गुणधर्म में सबसे पहला पार्ट हम जो पढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ के तापीय गुणधर्म में सबसे पहला पार्ट हम जो पढ़ते हैं वो होता है मेरे पास थर्मोमेट्री, है ना, या बोले तापमिति, तापमिति, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट मेरे पास यही है, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। देखो तापमिति चीज क्या है, तापमिति मेरे पास क्या है, विज्ञान की वह शाखा होती है जहां पे आप लोग ताप के मापन का अध्ययन करते हो। क्या कह रहा हूं, ठीक है, क्या कह रहा हूं, बेटा पढ़ लो यार प्लीज। ठीक है, बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि ताप 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 ऊपर हो गए। हाँ सुनो, बात समझिएगा कि तापमिति, थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री पास चीज क्या होती है, थर्मोमेट्री में लाल वो चीज होता है जिसमें हम लोग ताप का मापन करते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ताप के बारे में और उसके मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, तापमिति कहलाता है, थर्मोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब थर्मोमेट्री में भी क्या होता है, दो टर्म ऐसी आती है जिसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, एक तो टेम्परेचर और एक हीट। टेम्परेचर और हीट, उसको लगता है कि टेम्परेचर है मतलब हीट है, हीट है मतलब टेम्परेचर है ना, कि ताप है तो उष्मा है, उष्मा है तो ताप है। भाई ऐसा नहीं होता है, बात समझो। पहले तो दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, भाई दोनों में फर्क क्या होता है। ताप का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना ठंडा या कितना गर्म है, इसका मापन देने वाली भौतिक राशि। क्या बोल रहे हैं,
कोई वस्तु कितना ठंडा या कितना गर्म है इसका मापन करने वाली, इसका वैल्यू देने वाला जो आपकी भौतिक राशि होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। समझ लो, लिखा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, ताप। कि किसी भी वस्तु की तप्तता मतलब कितना गर्म है, वह शीतलता कितना ठंडा है का माप ताप से दिया जाता है, ताप से दिया जाता है। ये एक अदिश राशि होता है। मेन 7 मूलभूत राशियों में से एक, याद करो हमने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, 7 मूलभूत राशियां होती है। साथ मेरे पास क्या मूलभूत भौतिक राशि होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, याद है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, है ना? धारा के बाद मेरे पास क्या, एक तापमान था, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। ये 7 मूलभूत भौतिक राशि थी, उनमें से एक होता है ताप। तो मेरे पास क्या है, पहली बात तो ताप एक मेरे पास क्या है भैया, अदिश राशि होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि। अब इसके मापन के लिए भैया क्या है ना, इसकी यूनिट हम जो बात करें, यूनिट, इसके बहुत सारे अलग अलग स्केल हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग स्केल लिए गए हैं, ठीक है? तो आप ताप का मापन भैया डिग्री सेल्सियस में भी करोगे, केल्विन में भी कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हो, और भी कोई नया स्केल बनाया जा सकता है। बाकी जो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज एक्सेप्ट किया गया है वो है केल्विन। इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्ट किया गया है तापमान की यूनिट को, वो है केल्विन। बाकी तो डिग्री सेल्सियस में नापते हो, केल्विन में भी नापते हो, और फ़ारेनहाइट में भी नापते हो, ठीक है? अगला पॉइंट, हीट, उष्मा। देखो ताप क्या था, सो ताप मेरे पास किसी वस्तु के कितने ठंडे या कितने गर्म होने का एहसास देता है। टेम्परेचर मेरे पास क्या है, टेम्परेचर, है ना? बात समझते हैं। ताप मेरे पास क्या है, ताप सिंपल इतना है कि भाई कोई वस्तु कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इसका एहसास जो दे वो है ताप। हीट क्या है सर, हीट ऊर्जा है। हीट क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी। हीट वो कारक है जिसकी वजह से वस्तु का तापमान कम ज्यादा हो सकता है। क्या कह रहा हूं, हीट वह कारक है, वह चीज है जिसकी वजह से वस्तु का तापमान कम ज्यादा किया जा सकता है। अच्छा, तो हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। तुम्हें पता है ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ सर। तो अगर किसी सिस्टम को, आवाज थोड़ा कम है, अभी ठीक है, अभी ठीक है? हेलो हेलो, ए हेलो, ए माँ माता जी, यो पाजी, कदी एसबी लिया करो, अभी आ रही आवाज, ओ बेटे। हाँ ठीक है, बात सुनो। हम कह रहे हैं तो उष्मा क्या है दोस्त, उष्मा का मतलब है सुषमा की बहन उष्मा नहीं भाई। उष्मा का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी वजह से तापमान कम ज्यादा हो सकता है। हाँ सर, होता है। ये जो ऊर्जा है ये तापमान के अंतर के कारण प्रवाहित होती है। मतलब कि दो वस्तुएं हैं, अगर उनमें ताप का अंतर होता है, क्या बोल रहे हैं साले, बात सुनो। तो मेरे पास क्या है, उष्मा मेरे पास क्या है सर, उष्मा आपकी वो ऊर्जा है जो कि तापमान के अंतर के कारण होती है। अगर इसका तापमान ज्यादा है तो उष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो कर जाती है। अगर इसका तापमान ज्यादा है तो हाई से लो हीट का फ्लो हो जाता है। अगर दोनों का तापमान समान है तो इनके मध्य में कोई कुल ऊर्जा, कोई उष्मा संचरण नहीं होता है। नेट हीट इंटरेक्शन कितना आता है इनके बीच में, जीरो आता है। कितना आता है, जीरो आता है। लेकिन अगर इनके बीच में ताप का अंतर है तो उष्मा ऊर्जा का प्रवाह होगा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाले की ओर अपने आप, नेचुरल। अच्छा, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो ताप अंतर के कारण, तपांतर नहीं होता, तापांतर होता है, ठीक है? ओए, जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होता है। उष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है अपने आप। ठीक भाई, क्लियर क्या? हाँ बेटा, उष्मा ट्रांसफर की जा सकती है, उष्मा ट्रांसफर की जा सकती है। चलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया, सीधा सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, अब बात करें सर, ताप तो समझ में आ गया, ताप समझ में तो आ गया, लेकिन तापमान का जो मापन है वो करते ताप मिति के अंदर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जरा पढ़ना एक बार, क्या ये बात बता दी मैंने आपको? पढ़ना तो एक बार। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु के तापक्रम के मापन का अध्ययन किया जाता है ताप मिति कहलाता है। क्या ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं? क्या ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं? हाँ सर। अब ताप का मापन करें तो किससे करें? क्या ऐसे वस्तु के गुण होते हैं जो ताप के साथ बदलते हैं?
वस्तु के ऐसे कौन से गुण हैं जो ताप के साथ बदलते हैं, ताकि उनको देखकर आप लोग ताप का मापन कर पाओ, है ना। बात समझते हैं। तो पदार्थ के वह गुण जो ताप के साथ नियमित परिवर्तन दर्शाते हैं, मतलब कि क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो उनमें भी बदलाव हो, टेम्परेचर चेंज करूं तो उनमें भी बदलाव हो, वो होते हैं आपके ताप मापक गुण। क्या बोल रहा हूं कि मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वस्तु में कुछ बदलाव हो गया, वस्तु में कुछ बदलाव हो गया, ओके, हमारे पास क्या है, ताप मापक गुण। समझते हो कि भाई, समझो, मान लो तुम किसी महिला के साथ घूमने गए, तुम्हारी महिला मित्र के साथ, ठीक है। तुमने बोला कि चलो आज हम क्या है ना पिज्जा खाएंगे, पिज्जा। उसकी जीभ ललचाई, मजा आया, ठीक है कि हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, मूड अच्छा हो गया, मूड अच्छा हो गया, मूड अच्छा हो गया, ठीक है। वहां लेके जाओ और कह दो कि अब मेरा मूड नहीं है खाने का, समझ लो। वहां लेके जाओ, फिर बोल दो कि मेरा मूड नहीं है खाने का, फिर देखो तुम उस वस्तु का जो तापमान है किस लेवल पे बढ़ता है। तो तुम देखना उस वस्तु का तापमान किस लेवल पे बढ़ जाता है, समझ लो। तो ये जो तुम्हारी हरकत जो तुमने की ना, ये जो तुमने हरकत की, ये क्या है, ये आपका ताप मापक गुण है। इसमें बदलाव करने से इसमें बदलाव करने से वस्तु के तापमान में बदलाव दिखता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वस्तु का तापमान चेंज होता है तो बदलाव आता है। समझे बात। मेरे पास क्या है, कोई भी गुण, मान लो मेरे पास क्या है, ये है पेन है सर, गर्म करने पे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। हाँ, तापमान बढ़ने पे लंबाई में बदलाव आता है, तो लंबाई क्या हो गया, एक ताप मापक गुण हो गया कि हाँ, लंबाई तो दिखती है, लंबाई का मापन किया जा सकता है, तापमान दिखता थोड़ी है, तापमान दिखता ही नहीं है, तापमान दिखता ही नहीं है, तापमान कहां दिखता है, लंबाई दिखती है भैया, लंबाई दिखता है तो मैं इसको नाप सकता हूं। तो तापमान बढ़ने के साथ इसकी लंबाई में कितना चेंज है वो मुझे दिखता है, और वो दिखेगा तो उसके आधार पे मैं टेम्परेचर की वैल्यू का मापन कर सकता हूं। हाँ सर, बात एकदम करेक्ट है ना। तो मेरे पास क्या है, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। पदार्थ के वह गुण जो ताप के नियमित परिवर्तन को दर्शाता है उन्हें ताप मापक गुण कहा जाता है, अगर उनको ताप मापक गुण कहा जाता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उनको कहते हैं। अब सर, ऐसे कौन कौन से गुण क्या होता है, पिज्जा क्या होता है, कुछ तो होता है भाई, रोटी के ऊपर ढेर सारा सॉस, कच्ची सब्जियां और आलतू फालतू कुछ आइटम, बस वही पिज्जा, ठीक है, ठीक है। बात समझते हैं। ताप मापक गुण निम्न प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, केश नली पढ़ चुके हो, हाँ सर, केश नली में द्रव की लंबाई, केश नली में द्रव की लंबाई सर कैसे, मतलब देखो, केश नली के अंदर होता है पारा, मरकरी, हाँ सर, केश नली के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, पारा होता है, फिर कोई और द्रव लिया जा सकता है। तो होता क्या जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ट्यूब के अंदर जो द्रव होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, द्रव का आयतन बढ़ जाता है। अब जब द्रव का आयतन बढ़ेगा तो ट्यूब में जब आयतन बढ़ेगा तो वो लेवल बढ़ाएगा, हाँ सर, तो कितना लेवल बढ़ गया, कितना द्रव ऊपर चढ़ गया, वो आपको ताप के मापन में हेल्प करता है। मेरे पास क्या है, केश नली में द्रव की लंबाई, ये आपको हेल्प कर सकती है ताप के मापन में। तो ये एक गुण हो गया। गुण नंबर 2, नियत आयतन पर गैस का दाब। भाई, आदर्श गैस समीकरण सबने पढ़ा होगा, आदर्श गैस समीकरण सभी ने पढ़ा होगा। तो इस समीकरण के हिसाब से जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, नियत आयतन, सर अगर आयतन को नियत कर दे, गैस की मात्रा पहले ही फिक्स है, आर तो पहले ही फिक्स है, बचा क्या, पी समानुपाती टी हो गया, मतलब क्या है, पी या बोले टी जो है वो पी के समानुपाती है। तो जी हाँ, प्रेशर का मापन करके टेम्परेचर के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। नियत आयतन पर गैस का दाब, जो दाब है, प्रेशर को चेंज करके टेम्परेचर में होने वाले चेंज का अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वहां समझे बगैर ये जो गैस का दाब है ये भी मेरे लिए क्या है, ताप मापक गुण बन जाएगा। सेम समीकरण से नियत दाब पर, इस बार दाब कांस्टेंट है तो टेम्परेचर टी समानुपाती होगा वी के, तो आयतन में कितना बदलाव आता है उसके हिसाब से तापमान का आइडिया लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। लास्ट मेरे पास क्या है, दिए गए प्लेटिनम तार का प्रतिरोध, ये हालांकि हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, हालांकि हम लोग उसके बारे में 12th क्लास में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, अगर अगर वस्तु का तापमान चेंज होता है, अगर वस्तु का तापमान चेंज होता है या बढ़ा लो या कम कर लो तो क्या होता है, उसके प्रतिरोध में भी बदलाव मेरे पास आता है। सिर्फ प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध भैया हम पढ़ेंगे 12th क्लास के 3rd चैप्टर में। ऋतुराज,
भाई तू केमिस्ट्री पढ़ता थोड़ा सा, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ता तू, थोड़ी सी, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ता तू। अबे नशेड़ी, भगवान मुझे शक्ति दे, मैं यहां बैठे बैठे इसको गोली मार पाऊं। अबे कार्टून लपड़ झंडूस, कीड़े मकोड़े डांडे, बात सुन, कभी जिंदगी में थोड़ा पढ़ लिया कर। नियत आयतन, क्यों? क्योंकि बोला है, क्योंकि बोला है, क्या बोला है? नियत आयतन पर, खुद ही कह रहा है, तो आयतन तो नियत हो गया। एन क्या होता है? गैस की मात्रा। जो तू गैस ले चुका है तो उसकी मात्रा फिक्स हो गई ना भैया। गैस जो तू ले चुका है उसकी मात्रा तो फिक्स है कि 1 मोल गैस था, 2 मोल गैस था या 5 मोल गैस था, जो तुमने गैस थे उसकी मात्रा फिक्स है। हाँ, तो गैस की मात्रा हो गई फिक्स। और उसके अलावा आर, आर बहुत मुश्किल चीज है भाई, इसका नाम ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है इसका नाम? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो दुनिया में सब जगह फिक्स है, जिसकी वैल्यू दुनिया में सब जगह फिक्स होता है, 8.3 के आसपास होता है। समझ रहे हो क्या? तो ये तो भैया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो हमेशा ही फिक्स होता है। बचा कौन? पीओटी, काम खत्म, वही लिखा हुआ है। गाइस थोड़ा पढ़ो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि प्रतिरोध के बारे में थोड़ा, अगर मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दूं, प्रतिरोध क्या होता है? हम जानते हैं कि तार में प्रवाह होती है धारा, करंट, जिसके साथ आपके घर में लाइट चल रही है, ये बोर्ड चल रहा है, कूलर चल रहा है, मैं चल रहा हूं, ठीक है, मतलब मेरा माइक चल रहा है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी तार में धारा का प्रवाह होता है, अब धारा के प्रवाह का जो विरोध करने वाला गुण होता है वो होता है प्रतिरोध। तार में धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला जो गुण होता है वो होता है प्रतिरोध। हाँ सर, तो तापमान बढ़ाने पर ये जो विरोध है वो बढ़ जाता है। इसके मापन से भी हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, चल जाएगा। ओके सर, अब हम भैया बात करते हैं कि ये तो मेरे पास क्या अलग अलग ताप मापक गुण हैं, इनकी मदद से आप लोग ताप का मापन कर सकते हो। बाकी जो सबसे फेमस है सर वो तो ये वाला है, यही वो गुण है जिसका आप लोग यूज करते हो थर्मामीटर में। यही वो गुण है जिसका आप लोग आप लोग यूज करते हो किसमें? थर्मामीटर के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो भैया आ जाओ, बात करें अलग अलग स्केल जो कि केश नली में द्रव भर के ताप का मापन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात सुनिएगा। आओ रे आओ, आए रे आए रे। देखो भैया, सबकी नजरें स्क्रीन पर, पड़ोस वाली को बांध देखना, सबकी नजरें स्क्रीन पर। भाई अलग अलग स्केल हो सकते हैं, सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, केल्विन हो सकता है, और एक कोई नया स्केल हो सकता है। ठीक है, बात समझिएगा। अब देखो, पहली बात तो तापमान मेरे पास क्या होता है? तापमान जो मेरे पास होता है ये कोई फिक्स राशि नहीं है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया हमने कहा कि तापमान आपको सिर्फ ये भाव देता है, ये फीलिंग देता है कि कोई चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। आप किसी वस्तु को छुओ, वो ये तो बहुत गर्म है ना। कहीं बर्फ वाले इलाके में चले जाओ, पहाड़ चले जाओ, पहाड़ पे भाई आज तो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है ना। अब ये बहुत ठंड, बहुत गर्म, नॉर्मल तापमान, ये कैसे माप सकते हो? तो इनका कोई नंबर नहीं होता, इनका कोई नंबर नहीं होता है। तो इनका मापन करने के लिए, इनको नंबर देने के लिए हमें कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है। याद करो, जैसे हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए पहले आपको एक रेफरेंस मानना पड़ता था। पोटेंशियल एनर्जी मापने के लिए पहले आपको रेफरेंस मानना पड़ता था। तो बिल्कुल सेम तरह से ताप पे मेरे पास क्या होता है, उसको नंबर देने के लिए हमें एक रेफरेंस मानना पड़ता है। अब रेफरेंस इसमें एक नहीं दो होते हैं, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। निम्न सीमा, उच्च सीमा, एक फिक्स चीज को माना गया। क्या बात समझते हैं? जो आपका लोअर लिमिट होता है, लोअर पॉइंट जो आपका लोअर पॉइंट होता है, उसको किस चीज का रेफरेंस लिया गया? लोअर पॉइंट को रेफरेंस लिया गया पानी का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु। समझते हो? हिमांक बिंदु, हिमांक मतलब वो बिंदु या बोलो वह तापमान जहां पे पानी जमना शुरू करता है, पानी बर्फ में बर्फ में बनना स्टार्ट होता है, पानी जमकर बर्फ बनना शुरू करता है ना। और एक आपका होता है अपर लिमिट, जो आपका अपर पॉइंट होता है ना, उच्च सीमा। अपर पॉइंट किस चीज का रेफरेंस लिया गया? ये मेरे पास बना है ना, जल का बॉइलिंग पॉइंट, या बोले
क्वथनांक बिंदु है ना, जल का बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे पानी उबलना शुरू करता है, वही बोले पानी भाप में बनना शुरू हो जाता है, पानी भाप में बनना शुरू हो जाता है। तो रेफरेंस तो फिक्स थे, लेकिन इनके लिए जो नंबर लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लिए। रेफरेंस तो सेम है, रेफरेंस तो सेम है, लेकिन इन रेफरेंस के सापेक्ष में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नंबर माना, अलग अलग नंबर माना। समझिएगा क्या बोलता हूं, साइंटिस्ट ने नंबर क्या माना, सुनो। एक था सेल्सियस, सेल्सियस नाम का साइंटिस्ट था, है ना। सेल्सियस ने जो आपका हिमांक बिंदु है, उसने कहा कि भैया मैं तो इसको 0 डिग्री मानूंगा। और जो आपका अपर लिमिट है, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, उसने कहा कि भैया मैं तो इसको 100 मानूंगा, 100 मानूंगा। और इसके बीच में स्केल के 100 बराबर टुकड़े कर दिए, 100 बराबर टुकड़े कर दिए। अच्छा, ऐसे एक साइंटिस्ट और था, कौन, फरेनाइट। तो फरेनाइट बोला, फरेनाइट ने कहा कि भाई देखो मेरा मूड अलग है, मैं तो इस जो आपका लोअर पॉइंट ना, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु को मैं तो भैया 32 डिग्री मानूंगा, और अपर लिमिट को मैं कितना, 212 डिग्री मानूंगा। अपना अपना मूड है भैया, अपना अपना मूड, थोड़ा पागल लोग थे, ठीक है, समझ रहे हो क्या, हाँ जी सर, हाँ जी सर, है ना। और एक साइंटिस्ट और, कैल्विन, हाँ सर, कैल्विन ने कहा कि भैया तुम जो मानना है मानो, मैं तो लोअर लिमिट को 273 मानूंगा, और अपर लिमिट को कितना, 373 मानूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक सर। एक नया साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि एक काम करता हूं, मैं तो लोअर पॉइंट को टी लोअर कहूंगा, हायर पॉइंट को टी एच कहूंगा, और कोई पॉइंट मेरा तापमान टी बनेगा। समझ रहे हो क्या, अगर देखोगे तीनों को दिखाने का तरीका एकदम सेम है, तीनों को या बोले चारों को, या कितने भी स्केल हो, उनको दिखाने का तरीका सेम है। एक लोअर पॉइंट होता है, एक अपर पॉइंट होता है, एक बाकी जो बीच में आपका तापमान आएगा वो बनेगा। अब इनमें संबंध कैसे बताना है, इनमें संबंध कैसे बताना है, जरा उस बात को समझिएगा मैं क्या कहता हूं, ठीक है। सुनो 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 सुनो, मैं क्या सुना भाई, इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, बात समझिएगा, ठीक है, ठीक है। कॉपी नहीं करने की जैसे अलग अलग दे दिया, हाँ भैया होगा ना कॉपीराइट, कि सालो तुम मेरा कॉपी कर रहे हो, इस चक्कर में अलग अलग कर दिया, है ना। भाई इन्होंने इतना दिमाग तो लगाया, इन्होंने इतना दिमाग तो लगाया। जब मैं था ना कॉलेज में, हमारा होता है एग्जाम, मिड टर्म होता है, मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म मतलब आपके एक आधे एक महीने क्लास चलता है, फिर आपके मिड टर्म एक एग्जाम होता है 10 या 20 नंबर का, ठीक है, प्रॉपर एग्जाम होता है वो। तो होता क्या था मिड टर्म एग्जाम में, क्या ना आपको 2 या 3 4 सवाल मिलता था करने के लिए, किसको करना है, ठीक है। तो भाई मैं तो कर लिया सोल्व। अब मेरे दोस्त की भाई कॉपी दे, हमें भी छापना है। मैं उसको देता था कॉपी, भैया छाप ले। और नालायक है ना, एक शब्द ऊपर से नीचे चेंज नहीं करे, कुछ भी चेंज नहीं करे। अगर मैंने यहां लिख के, मैंने ना द लिख के अगर मैंने काटा है ना, तो वो भी द लिख के काटेगा कुत्ता, वो भी द लिख के काटेगा। समझ लो, इतने करने की भाई इसने काटा हुआ तो मैं नहीं लिखूं, नहीं, वो द लिख के काट रहा है। दिमाग नहीं लग रहा भाई साहब, दिमाग दुकान पे बेच के आया है। समझ लो, देखता हूं नहीं है, मैंने पूरा पेज लिख दिया, उसको मैंने काट रखा, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है। भाई अलग लेवल का काट होना ही है। ठीक है, इनसे कहता है कि बेटा थोड़ा 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 चेंज कर दे, ताकि लगे नहीं कि चीटिंग कर रहे हैं। कि भाई चेंज कर दिया है कि क्या, नाम खुद का, समझ लो, इन्होंने चेंज क्या किया, खुद का नाम और रोल नंबर, बस, बाकी सब सेम है। खतरनाक दुनिया भैया, खतरनाक दुनिया है, ठीक है भैया। आगे सुनो, अब इनमें है, ठीक है। अब इनमें संबंध कैसे लिखा जाएगा, जरा बात सुनना। संबंध, सबसे पहले तो बीच का, बीच की वैल्यू जो आपको तापमान मापन करना है, कि भाई हमारे पास क्या है, मापन करने वाला तापमान है, करने वाला ताप, कि जिसका मापन करना है, ये माइनस ये, ठीक है। बीच वाला माइनस लोअर लिमिट, अच्छा, सी माइनस 0, है ना, एफ माइनस 32, के माइनस 273, टी माइनस टी लोअर, अच्छा। और सबके डिवाइड में पूरी रेंज 100 - 0, 212, 32, 373, 273, टी एच टी एल, डिवाइड में 100 - 0 डन, 212 - 32 डन, 373 - 273 डन, डिवाइड में
टी हाई माइनस टी लो। देख लो, क्या फॉर्मूला लिखना कोई बहुत बड़ी बात है? क्या इसका फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई? क्या उतनी नहीं आएगा, चलो कोई नहीं। सिंपल है। हाँ सर। अब इसी फॉर्मूला बेस एग्जाम में टुच्चू मुच्चू सवाल पूछ सकता है, हालांकि काफी लंबे वक्त से नहीं पूछा गया, काफी लंबे वक्त से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो कोई बहुत घबराने वाली बात इस पे है नहीं, और आ भी जाएगा तो बहुत हल्की चीज है, फटाफट इसको खत्म कर देंगे। देखो, ओहो, देखो सुनिएगा, ठीक है, फटाफट ध्यान देंगे। बेटा ये फॉर्मूला है, ये अलग अलग स्केल के मध्य संबंध है। सेल्सियस का रिलेशन फ़ारेनहाइट के साथ, डन। केल्विन का संबंध भी इन्हीं के साथ। मेन स्केल तो भाई मेरे पास ये तीन ही है। हाँ सर, ये अलग अलग साइंटिस्ट की पैदाइश थी। ये मेरे पास किसकी भैया? सेल्सियस की, है ना, सेल्सियस की। ये मेरे पास किसका है? फ़ारेनहाइट का। ये किसका भैया? केल्विन का, ठीक है, केल्विन का। हाँ सर। अब इनमें भी आप लोग आपस में संबंध बना सकते हो सर, इनमें भी आपस में संबंध, इनमें भी आपस में संबंध बनाया जा सकता है। बात समझते हैं, जरा इन दो की बात करता हूं। -0 सी, एफ -32 को एफ -32 रहने दो, और 212 -132 कितना? 180। अबे क्या होगा इस कैमरा को? देवता, आई रिक्वेस्ट यू, कृपया करके मेरे ध्यान, मेरे जीवन को परेशान ना करें। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कैमरा जी। कैमरामैन आपसे आपकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, प्लीज हमें पढ़ाने दो, समय बहुत कम है हमारे पास। थैंक यू, धन्यवाद। अरे भैया शुरू करते हैं, ठीक है, बात समझते हैं। एफ माइनस हो गया, 1 0 से 0 काट लिया, 10 को वहां फेंको, 10 को वहां फेंका तो 10/18, एफ -32, 2 से काटो 5/9, ये आएगा ना? ये आएगा 5/9। हाँ सर, तो इसके हिसाब से जो सी का संबंध कितना हो गया? सही कर रहा हूं मैं? काट दो, ठीक है भैया, है ना? पास क्या होगा? इनके मध्य संबंध हो गया, काम ही खत्म। ये इनके मध्य संबंध हो गया, मतलब आपको सेल्सियस में तापमान पता हो, फ़ारेनहाइट निकालना हो, निकल जाएगा। फ़ारेनहाइट पता हो, सेल्सियस निकालना हो, निकल जाएगा, काम खत्म। हाँ जिंदा है भाई, क्या कर रहा है? ठीक है। चलो, ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ जी मास्टर। से भाई का, हम्म, ठीक हो भाई आप? ठीक है, ठीक है, बात सुनते हैं सर। सेम टू सेम तरह से, सेम टू सेम तरह से हम लोग सी का के साथ भी संबंध निकाल सकते हैं। सेम टू सेम हम लोग इनका भी संबंध निकाल सकते हैं। बात समझते हैं? तो भैया C/100, K-273, इनको घटाओगे कितना? ये भी 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, बहुत बढ़िया। मेरे पास क्या है? सेल्सियस का वैल्यू आएगा केल्विन -273, या 273 को वहां भेज दो तो केल्विन का वैल्यू होगा सेल्सियस में 273 जोड़ के। ये मेरे पास बन गया दूसरा फॉर्मूला।
फॉर्मूला चलाया गया। हाँ सर, मेरे हिसाब से हमें इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेम जैसे अगर मैं इन दो की बात करूं, इन दो का भी संबंध निकाला जा सकता है। मैं बस डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। तो कितना मेरे पास आएगा, केल्विन माइनस 273 बराबर 5/9 F माइनस 32। ठीक है, ये मेरे पास इनका संबंध बन जाएगा। मैं फटाफट इसको देख लो, कहीं कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, जल्दी बताओ। कैमरा रात को सोया नहीं हो सकता है भाई, आप इसको जरा देखो, मैं जरा अपने लिए पानी लेके आता हूं। ठीक है, फटाफट से आप लोग इसको देखो। क्लियर है भैया? ठीक है सर, सवाल कैसे बनेंगे भाई? सवाल बनते हैं एकदम फिसड्डी, सवाल बनते हैं एकदम आलतू फालतू लल्लू लल्लू सवाल बनते हैं, इनमें कोई बहुत खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, शुरू करें भाई लोगों? अरे भाई लोगों, हाँ है ना, सब क्लियर है? किसी को डाउट हो, शंका वंका हो, है बता दो। कि लोग कहते हैं आजकल मैं कुछ बदला बदला लगता हूं, आप ही बताइए मंत्री जी, हैं बता दो। अरे ओ देवताओं बता दो। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कुछ छुट्टू मुट्टू सवाल करते हैं। छुट्टू मुट्टू सवाल, इन पर टाइम खराब नहीं किया जाएगा। आप देखो, मान लो मुझे कोई तापमान दिया हुआ है, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। सर मुझे इस तापमान का वैल्यू केल्विन में बताओ, है ना, इस तापमान का मान केल्विन में कितना होगा, बता दो। अगला, सर टेम्परेचर टी कितना मेरे पास है, 327 डिग्री सेल्सियस है, मुझे इसका तापमान केल्विन में बताओ। डन सर। सर मेरे पास एक तापमान है कितना, 1200 केल्विन है, मुझे इसका तापमान सेल्सियस में बताओ। बहुत सही है। ठीक है, यहाँ हमारे पास और देख लो, मेरे पास कोई तापमान है 800 केल्विन है, मुझे इसका तापमान डिग्री सेल्सियस में बता दो। अगला है, अगला है मेरे पास, सुनिएगा कि कितना करें, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट में बताओ कितना आएगा। ठीक है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू सेल्सियस में कितना आएगा। ठीक है, ये करते हैं, आपका सारा मामला इन पे क्लियर कर देंगे, बेकार में और टाइम खराब नहीं किया जाएगा। मैं देखो सर, सेल्सियस और केल्विन का काम तो सबसे आसान, हमने कहा था कि केल्विन का वैल्यू सेल्सियस प्लस 273 होता है। सो जी हाँ, तो सेल्सियस में वैल्यू कितना, 27 दे रखा है, 27 प्लस 273 में कितना हो गया, 300 आया है, मजा आ गया, चल जाएगा। यहां पहुंचता हूं, यहां पहुंचता हूं सर, सेम कहानी, केल्विन का वैल्यू मिलेगा सेल्सियस प्लस 273, ये कितना भाई, 327, तुम कितने, 273, जोड़ना में कितना हो गया, ये हो गया 600 केल्विन। बहुत सही, 600 केल्विन मेरे को मिल जाएगा, बोलो हाँ कि ना। वहां चलते थोड़ा उल्टा कर दिया, उल्टा है, केल्विन दे रखा है, सेल्सियस निकालना है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि केल्विन जो होता है सेल्सियस प्लस 273 होता है। अभी मुझे क्या है, सी निकालना है, तो सी क्या बनेगा, के माइनस 273, कितना हो गया, 1200 माइनस 273, कितना पास हो गया, 927 डिग्री सेल्सियस, खत्म, 927 डिग्री सेल्सियस। सर क्या बात है, मजा आ गया। यहां देख ले सर, केल्विन है, सेल्सियस में निकालना, फिर से वही कहानी से देख लो, हमने कहा कि केल्विन जो होता है वो सेल्सियस प्लस 273 होता है, मेरे को सेल्सियस निकालने का है, तो के माइनस 273 कर डालो,
ये कितना मेरे पास है 800 माइनस 273, कितना मेरे पास आएगा 527 डिग्री सेल्सियस। चलेगा? हाय हाय, सही है भाई, सही है। यहां बात करते हैं सर, अब आया फ़ारेनहाइट, इसमें थोड़ा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो आ जाओ, फॉर्मूला जरा यूज करते हैं। क्या हमने कहा था कि सेल्सियस बराबर 5/9 इंटू एफ माइनस 32 होता है। हाँ सर, हमें सेल्सियस पता है, फ़ारेनहाइट निकालना, तो रखो सेल्सियस का मान कितना 25, ये कितना 5/9, डन है सर। ये एफ माइनस कितना हो गया 32 हो गया, परफेक्ट डन। भैया देखो 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 देखो, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 इंटू 9 कितना 45, यस सर। तो 5 इंटू 9 45 बराबर में कितना हो गया एफ माइनस 32, 32 आएगा इस तरफ, जोड़ो तो कितना होगा मेरे पास ये 7 77 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे पास आ गया। सर क्या बात है, एकदम हलवा है ये तो, एकदम कतई हलवा है। और देखो उसका ठीक उल्टा, इस बार फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में निकालना है, फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस में आपको निकालना है। देख लो फिर से कहानी, सी बराबर 5/9 है, एफ माइनस 32 है, हाँ जी सर चलेगा। तो सेल्सियस तो निकालना है, ये कितना 5/9 हो गया, कितना 122 माइनस कितना 32, मैं घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा ये आएगा 90 के आसपास, हाँ 90 आएगा। 9 से भाग दो कितना 10 बार में, तो 10 इंटू 5 50, 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान मुझे मिलेगा। सर सही है, देख पा रहे हो क्या? हाँ से तो बिल्कुल आसान है, इनमें कोई बहुत भारी भरकम मामला हमारे पास नहीं होगा। अच्छा, याद आया मुझे एक बार, हाँ लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसका मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया था। भाई कौन सा सवाल था वो? हाँ यही वाला था ना। हाँ, इसमें क्या था, अपन ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन इसमें वो मैंने जो आपको आंसर टिक किया था ना, वो बड़ी बूंद के लिए टिक किया था, वो पूछा छोटी बूंद के लिए। क्वेश्चन में क्या है, उसने पूछा था छोटी बूंद के लिए, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। इसमें होता है कि एक ही द्रव की छोटी बूंद का आकार गोलाकार अधिक होता है ना? तो क्या ना, इसमें छोटी बूंद के लिए बोला था, मैंने आंसर दिया था बड़ी बूंद के लिए, कि बड़ी बूंद क्या होती है, चपटी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें गुरुत्वीय बल ज्यादा होता है। तो मैंने जब आंसर दिया था वो आपको दिया था बड़ी बूंद के लिए, तो उसके लिए मैं आपको आंसर सी दिया था। अगर बात करें बी छोटी बूंद के लिए, छोटी बूंद ज्यादा गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्रेविटी फोर्स कम होता है, तनाव बल ज्यादा होता है। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो बेटा वो बी बनेगा, छोटी बूंद के लिए। बेटा ठीक कर लेना, ठीक है, इसको आप जरा ठीक कर लीजिएगा। चलो, मुझे भी याद आया, एक आधे क्वेश्चन और था, उनमें कुछ करेक्शन हुआ था, वो मैं आपको ना नोटिस पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे, इनमें कोई बहुत भारी भरकम अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलेगा? हाँ जी सर, है ना? ठीक है, चलो डन है। अच्छा अब देखो, ये सवाल है, पढ़ो एक बार, कि एक वस्तु का ताप केल्विन स्केल पर x है, फारेनहाइट स्केल पर भी x है, तो बोल रहा है कि इनमें x का मान क्या होगा? बोल रहा है कि फारेनहाइट में, केल्विन में और फारेनहाइट में तापमान सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। कोई बात नहीं, लिख देता हूं। क्या हमने लिखा था, के माइनस 273 डिवाइड में 100 आया था, एफ माइनस 32 डिवाइड में कितना 180 था। वो कह रहा है कि दोनों स्केल पे तापमान सेम, भाई तुम भी 100 और तुम भी 100, तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 273 डिवाइड में कितना 100 है, x माइनस 32 डिवाइड में कितना 180 है, जानते हैं, जीरो जीरो काटेंगे, 2 से कटा 5 बार में, 200 कटा 9 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, तो 9 इंटू एक्स, नो एक्स, माइनस 9 इंटू 273, अरे यार गुणा करना पड़ेगा, हाय हाय बड़ा लंबा काम हो गया, कोई बात नहीं। 3927 2 7963 65 6 9218 18 6 कितना 24, ओए होए बहुत बड़ा हो गया भाई, 2457 जो भी है आ तो रहा है। ये कितना 5x हो गया, ये कितना मेरे पास 160 हो गया, ठीक है। x x को एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, तो 9 माइनस 5 कितना 4x होगा। अब इसमें से 160 को घटाया जाए, 7 का 7, यहाँ पे कितना 9, 3 माइनस 1 2, ये 2, तो 22 97,
4 का भाग दोगे, 4 का भाग दे जाए 4 5 20, 4 7 28, 4 4 16, फिर 2 5 574, ऐसा कुछ हो रहा क्या? ओ 3, एकदम परफेक्ट, क्या बात है, इतने सीख गया तू तो यार। ठीक है, चलाया क्या? क्या इसमें हमने कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है? जल्दी बताओ। ठीक है भैया, इसे कैसे किया? देखो, ये संबंध बता चुका हूं क्या? हाँ सर। उसने क्लियरली बोला है कि दोनों स्केल पे तापमान x और x सेम टू सेम, उठा के रखा, सोल्व किया, काम खत्म। अपने आप को देंगे शाबाशी, वेरी गुड नितिन, शाबाश, सीख गया तू। ठीक है, चलेगा। तो ऐसे भैया हमारे पास और भी आलतू फालतू सवाल बन जाएंगे, इसको आप लोग करना होमवर्क के तौर पे। इसका डायरेक्ट आंसर टिक कर रहा हूं, कितना? -40। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं। ये सवाल है, इसमें मेरे पास क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इनमें संबंध दे रखा है, दोनों इसका तापमान समान है, होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये करते हैं, जरा ये करते हैं। ठीक है, बात पढ़ते हैं। एक मरकरी थर्मामीटर में हिमांक बिंदु, निम्न नियत बिंदु है ना, लोअर फिक्स पॉइंट को 10 डिग्री तथा भाप बिंदु, उच्च नियत बिंदु को 130 पे रखा गया। नया स्केल है, कोई नया स्केल है, उसने तापमान कुछ अलग रखा है। ठीक है, एक नया स्केल है जिसमें 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 लोअर लिमिट को कहता है 10 डिग्री, अपर लिमिट को कहता है 130 डिग्री, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, तो बोलता है कि 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस थर्मामीटर पे क्या हुआ। ठीक है, तो बात कर रहा है सेल्सियस की, तुलना करवानी है सेल्सियस से। तो सेल्सियस में लोअर लिमिट कितना? 0 था, अपर कितना? C था। सेल्सियस पे तापमान 40 कह के कहता है कि इस नए स्केल पे तापमान कितना होगा। इस नए स्केल पे तापमान कितना होगा, वही चीज है, अलग कुछ नहीं कर रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट है, बस एक नया स्केल है। ये नया स्केल है, ये सेल्सियस का स्केल है जो पढ़ चुका हूं। तो सेल्सियस पे 40 का वैल्यू इस पे कितना बनेगा? ओके सर, बताया था सर, बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला, तो बीच वाला माइनस नीचे वाला, बीच वाला माइनस नीचे वाला, डिवाइड में पूरी रेंज 130 -10, 100 -0, तो t -10, 120 ये हो गया है, 40/100 ये हो गया है। हाँ सर, 1 0 1 0 1 0 एक और 0 गुणा करो, t -10, 12 × 4 कितना? 48 हो गया, इसको वहां फेंक देंगे, तो 48 + 10 कितना हो गया? 58। खत्म। क्या सवाल था ये, समझ लो। तो ऐसे नया स्केल बनाकर भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ऐसे नया स्केल देकर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बोलो भाई, चलेगा क्या? अरे भैया बोलो हाँ कि ना, चल जाएगा मामला? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो हमारे पास भैया, हमने ताप मापे गुण और भी पढ़े, ताप मापे गुण मेरे पास और भी थे, पढ़ना एक बार। नियत आयतन पर गैस का दाब, याद है? ताप मापा गुण 4 पढ़ाए हैं, 4। गैस नली में द्रव की लंबाई, जो अभी तक कर रहे थे, दूसरा नियत आयतन पे दाब, तीसरा नियत दाब पर आयतन, चौथा प्रतिरोध, 4 ताप मापक गुण पढ़े हैं। अब ये किसी अन्य गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं, नियत आयतन पर दाब की बात कर रहा है। कि हमने कहा है कि T समानुपाती होगा प्रेशर के, जब मेरे पास आयतन होता है कांस्टेंट आदर्श गैस समीकरण से। हाँ सर, सही। कैसे सोल्व करना? बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ नहीं करना भैया। देखो, एक मेरे पास है लोअर फिक्स पॉइंट, एक है अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है, वही मेरे पास बिंदु। सेल्सियस स्केल पर लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री, ये होता है 100 डिग्री। ठीक है, सवाल जरा पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से, 0 डिग्री पर जो दाब दे रखा है 50 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। प्रेशर की बात कर रहा हूं, प्रेशर की, प्रेशर जो मेरे पास है लोअर लिमिट पे 50 सेंटीमीटर के तुल्य कहा गया है, और 100 डिग्री पर कितना बोला गया है? 90 सेंटीमीटर के तुल्य कहा गया है।
मरकरी स्तंभ, हाँ सर। फिर कहता है जहां पे प्रेशर 60 है वहां पे ताप कितना होगा। जहां पे प्रेशर 60 सेंटीमीटर है वहां पे तापमान कितना होगा, वहां पे तापमान कितना मेरे पास होगा। सर सेम ही तो बन गया डायग्राम, सेम ही तो बन रहा है, तो सोल्व करने का तरीका भी सेम ही होगा। देख लो, बीच वाला पॉइंट माइनस नीचे वाला, बीच वाला पॉइंट माइनस नीचे वाला, ठीक हो गया। डिवाइड में टोटल रेंज 100 माइनस 0, टोटल रेंज 90 माइनस 50, ठीक है भैया। सी बटा 100 हो गया 60 माइनस 50 10, 90 माइनस 50 40, 1 0 काटूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी कितना आ गया 100 बटे 4 पे कितना 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस होगा। काम खत्म भैया, आ गया 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। यहां पे आपको वो दाब की जगह पे आयतन भी दे सकता था भाई, नियत आयतन पर, नियत दाब पर आयतन दे देता, सेम टू सेम तरह से वो सॉल्व हो जाता, कोई अलग कहानी नहीं होती, कोई भी इसमें अलग कहानी नहीं होता। बोलो हाँ कि ना। हाँ जी सर। चलेगा दोस्तों, दौड़ेगा, बढ़िया है, एक नंबर है भाई, ठीक है। अब मेरे पास सेम टू सेम टाइप का सवाल है, जेई मेंस में आया सवाल है। जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, होमवर्क के तौर पे करना। एक नया स्केल देकर आपसे वैल्यू पूछ रहा है होमवर्क के तौर पे, जेई मेंस का सवाल है, ठीक है। आसान, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये आपका जेई मेंस 2019 में आया सवाल है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, मैं बोल रहा हूं सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं बोला, एकदम डिट्टो कॉपी है। ये करता हूं, ये मैं करता हूं, ठीक है। पढ़ो एक बार, इससे बात कर रहा है प्लेटिनम प्रतिरोध, याद है, चौथा ताप मापक गुण, हाँ 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 याद है। प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी के प्लेटिनम तार का प्रतिरोध हिमांक बिंदु पे और वाष्प बिंदु पे, याद है। हिमांक बिंदु जहां पे बर्फ बनती है, वाष्प बिंदु जहां पे हमारे पास पानी उबलता है, हाँ हाँ सर, वही दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। हिमांक बिंदु 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर तार का प्रतिरोध 8 ओम कहा गया है। वाष्प बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना, हमें कितना बोला गया है 10 ओम बोला गया। अब बोल रहा है प्लेटिनम तार का 400 डिग्री सेल्सियस पे, कोई अन्य तापमान है 400, वहां पे इसका प्रतिरोध हमसे पूछा गया। क्या करें सर, सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं करने का भैया। आ जाओ, देखो भैया, बीच वाला वैल्यू कितना है पास 400 माइनस नीचे वाला, टोटल रेंज 100 माइनस 0, इक्वल में कितना आएगा सर, वहां प्रतिरोध निकालना है, माइनस लोअर पे कितना है 8 है, देख लो भैया, लोअर पॉइंट कितना 8 है, टोटल कितना 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, 10 माइनस 8 दूंगा, देख लो, यही सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला, बीच वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला, टोटल रेंज डिवाइड में, हाँ सर, खाली अब इसको रख के सॉल्व करने का है। देखो देखो देखो, सॉल्व करता हूं, देखो 400 माइनस 0 400 होगा, डिवाइड में कितना 100 आएगा, आर माइनस 8 होगा, 10 माइनस 8 2 होगा, 2 0 काट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 बराबर आर माइनस 8, 8 को फेंको उस तरफ, 16 कितना गया 16, तो आर का मान कितना 16 ओम निकल कर आ गया है, आर का मान 16 ओम निकल कर आ चुका है सर, जी हाँ। तो क्या कुछ अलग है, नहीं सर, सेम ही है, कुछ खास इसमें अलग हमें नहीं मिला है, डायरेक्टली मेरे पास ये काम हो पा रहा है, हाँ जी सर। ठीक है, चलेगा। हाँ भैया, ये आपके पास एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, पहले इस पे आधारित मैं आपको एक सवाल करवा देता हूं, ठीक है, समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि
कि मुझे ग्राफ बताओ। सो ग्राफ किसका? मेरे को ग्राफ बताओ सेल्सियस स्केल पे तापमान और फारेनहाइट स्केल पे तापमान के मध्य ग्राफ बताओ। है एक सेल्सियस स्केल का रीडिंग, फारेनहाइट स्केल का रीडिंग, इनके मध्य ग्राफ कैसा बनेगा आप मुझे वो बताओ। जरा इसकी बात करते हैं, है ना। बेटा इससे कैसे पॉसिबल है मुझे? अच्छा मुझे बताओ, क्लास में सभी के पास नोटिफिकेशन आता नहीं आता? जब कभी लाइव क्लास स्टार्ट होता है क्या आपके पास नोटिफिकेशन आता है? दिखाओ भाई, बताओ किस किसके पास आता है, बताओ कि सर हाँ हमारे पास नोटिफिकेशन आता है। आता है, देखो बेटा आता है, आता है, आता है बेटा, आता है। अब मैं किसी एक स्पेशल बच्चे के लिए बंद नहीं कर सकता हूँ ना उसको, वो बेटा सबके लिए होता है। या तो पूरे सबके लिए ऑन होगा या सबके लिए ऑफ होगा। आपने अपने एप्लीकेशन में उसको बंद किया हुआ होगा, इसलिए नहीं आता होगा वो। ठीक है, यहां देखो सर, क्या हमने इनके मध्य संबंध पढ़ा हुआ है? हाँ सर पढ़ा हुआ है। याद करो, सी माइनस जीरो डिवाइड में 100 माइनस जीरो बराबर में एफ माइनस 32 डिवाइड में 212 माइनस 32। हाँ हाँ सर लिखा था। सी कहां पर है? वाई अक्ष पे, तो भैया इसको कहेंगे अलग। तो सी बटा 100 ये बना था, ये 1 बटा 180 बना था, ये एफ माइनस 32 बना था। हाँ हाँ सर याद है भाई, काटेंगे। याद करो किया हुआ है, सी बराबर 5/9 इंटू एफ माइनस 32। हाँ जी सर, जरा ध्यान देंगे। क्या ये y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी जैसा लगता है क्या? हाँ सर, लगता तो कुछ वैसा ही है, लग तो कुछ वैसा ही रहा है। हाँ जी सर, है ना। बात समझते हैं। क्या मेरे पास c तो है y अक्ष पे कंफर्म, f कहां पर है? x अक्ष पे कंफर्म। अब इसके गुणा में जो होगा वो ढाल को दिखाता है। क्या ये जो संख्या है धनात्मक है? सर जी हाँ। तो ढाल का मान हो गया है f 5/9 जो कि है धनात्मक, है ना, जो कि है धनात्मक। और ढाल का धनात्मक होना मतलब लाइन का नीचे से ऊपर जाना। करेक्ट है क्या? हाँ सर। देख लो c का मान क्या है भैया? माइनस है। जब c का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये y अक्ष पे नीचे काटता है, ये बात तो जानते हैं ना। हाँ सर, तो y अक्ष पे नीचे कहीं काटेगा, y अक्ष पे नीचे कहीं काटेगा और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर बन गया ग्राफ। बोलो आया क्या? और ऐसा सही है, ग्राफ बन गया, एकदम सही है, स्ट्रेट लाइन है। अगर तुमसे कहा जाए कि ये कोण थीटा निकाल के बताओ, जानते हैं स्लोप m बराबर tan थीटा, भाई कितना मेरे पास आया? 5/9। ओए मजा आया। तो ऐसे किया जा सकता है, सही है क्या? हाँ सर, ठीक है, चलेगा। तो ऐसे आप लोग ग्राफ बना सकते हो, ऐसे आप लोग ग्राफ बना सकते हो। तो मैं ऐसे क्या करता हूं, आपको देता हूं एक होमवर्क। ऐसे आपको एक होमवर्क चिपका देता हूं, एक होमवर्क चिपका दिया जाए, एक होमवर्क चिपका दिया जाए। मुझे ग्राफ बताओ, ग्राफ केल्विन वर्सेस सेल्सियस, इनके मध्य ग्राफ बताना। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। केल्विन और सेल्सियस के मध्य ग्राफ बताना है, ठीक है। सेम तरह का एक सवाल है, इसमें ग्राफ आपको पहले ही दिया हुआ है, इसमें आपको ग्राफ पहले ही दिया हुआ है और डायग्राम पूछा गया, समीकरण पूछा गया। समीकरण हमसे पूछा गया, सर ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कर लोगे, अरे मैं कह रहा हूं कर लोगे, ट्राई करना, कर लोगे, ठीक है। अगर आपको बेसिक समीकरण पता है y बराबर mx प्लस सी के, तो 100% कर लोगे, कोई लोड नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। पढ़िए फटाफट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किस ताप पर फ़ारेनहाइट स्केल का माप सेल्सियस स्केल के माप का 2 गुना होगा? ये बस की नहीं है, करना तो पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि नीट तुम्हारे बस का है? कर रहे हो ना, हैं? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुमसे कभी कभी जीवन में कोई लड़की पटेगी? ट्राई करते हो ना, ट्राई करते हो ना, तो पता होता है कि ये लड़की नहीं पटेगी, औकात के बहुत बाहर है, फिर भी ट्राई मारते हो ना। तो जिस तरह से पूरी शिद्दत से तुम लोग वहां ट्राई मारते हो, यहाँ ट्राई मारो, समझ लो। जिस तरह से पूरी शिद्दत से तुम लोग वहां ट्राई मारते हो, यहाँ ट्राई मारो। क्या पता, क्योंकि अगर यहाँ ट्राई काम आ गया तो जिंदगी सवर जाएगी। समझ रहे हो?
ठीक है, बात समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि फ़ारेनहाइट स्केल का माप सेल्सियस स्केल के माप का 2 गुना है, ऐसा वो कह रहा है। ओके, हमें इनके मध्य संबंध पता है जी हाँ, सी बराबर 5/9 एफ माइनस 32 लिखवा है। हाँ सर, एफ का मान यहां पे चिपका दो, चिपका दे, देखो भैया, चलेगा, गुणा कर देते हैं। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 32 160। ओके, इसको लाऊंगा इस तरफ, उसको लाऊंगा इस तरफ। 10 माइनस 9 एक सी बचेगा, सी बराबर 160। ओहो, सेल्सियस पे ये तापमान है 160 डिग्री, फ़ारेनहाइट पे कितना भैया 2C, तो 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। खत्म, हलवा सवाल है, चल जाएगा, तो ऐसे निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक चीज आपसे और भी पूछ सकता है, एक चीज आपसे और भी पूछी जा सकती है सर, क्या, तापमान का परिवर्तन, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, इस पार्ट का लास्ट। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, बात समझना, चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, समझिएगा। क्या हमने पढ़ा सेल्सियस का संबंध फ़ारेनहाइट के साथ? हाँ सर, पढ़ा है, पढ़ा है, जी हाँ सर। बात समझते हैं, हम बात करें चेंज की, बदलाव की, है ना, चेंज की, बदलाव की। सेल्सियस में थोड़ा चेंज किया, डेल्टा सी। एफ में थोड़ा चेंज करोगे, डेल्टा एफ। हाँ सर, 32 तो नियत नंबर है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, और बाहर ये संख्या गुणा में है तो गुणा वाला तो साथ में रहता है, गुणा वाली चीजें तो साथ में ही रहती है। हाँ सर, तो इसके हिसाब से सेल्सियस के तापमान का चेंज 5/9 गुना होता है फ़ारेनहाइट स्केल के तापमान चेंज के। ओहो, चलेगा सर, सही है। सेम टू सेम तरह से, सेम टू सेम तरह से अगर मैं कहूं, सर आपने क्या कहा कि केल्विन का मान होता है सेल्सियस प्लस 273। हाँ सर, देखो, केल्विन में बदलाव डेल्टा के, सेल्सियस में बदलाव डेल्टा सी, नियत नंबर चेंज नहीं होता, बे कितना, 0 हो गया, बराबर। तो केल्विन में और सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज सेम टू सेम आता है। पॉइंट काम का है कि केल्विन में और सेल्सियस में तापमान का बदलाव सेम टू सेम आता है, बड़ा, ठीक है, स्मॉल की बात नहीं कर रहा, बड़ा भी कर ले तो भी सही आएगा, बड़ा चेंज करोगे तो भी सही आएगा, इसमें बड़ा चेंज करोगे तो भी सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, ये पास हो गया। अच्छा, मान लो, सब मान लो, बात क्यों किसके लिए, फ़ारेनहाइट और केल्विन का बात किया था, केल्विन माइनस 273, 5/9 एफ माइनस 32 लिखा था। हाँ सर, बात कर लेते हैं स्मॉल चेंज की, है ना, केल्विन का चेंज डेल्टा के, तुम्हारा चेंज डेल्टा एफ, अकेला नियतांक चेंज नहीं होता है, 0, अकेला नियतांक चेंज नहीं होता है, 0, लेकिन 5/9 तो गुणा में है, तो गुणा वाला साथ में रहता है, साथ में रहता है, तो मेरे पास क्या हो गया, आपका केल्विन तापमान का जो चेंज होता है वो 5/9 गुना होता है डेल्टा एफ का। खत्म, क्लियर है क्या? देख लो, क्या कोई समस्या इस चीज को लेकर, क्या कोई समस्या इस चीज को लेकर? चल जाएगा, एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा, कि मान लो आपने डिग्री सेल्सियस वाले तापमान पर तापमान को 50 डिग्री से चेंज किया, तो वही तापमान चेंज फ़ारेनहाइट पे कितना पड़ने में आएगा? उल्टा भी कर लेते हैं कि सर, फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर तापमान का बदलाव कितना मेरे पास है, 72 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस पे कितना होगा?
ठीक है। सेम तरह से एक और यहाँ पे बीच में कि अगर सेल्सियस में तापमान आपका 27 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो केल्विन में कितना होगा। मैं देखो आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या लिखा सर, सेल्सियस का चेंज जो है वो 5/9 गुना है फ़ारेनहाइट का। हाँ सर, सेल्सियस का बदलाव 50 बोला गया है, ये कितना 5/9। फ़ारेनहाइट का चेंज हमसे पूछा गया है, 5 से कटेगा 10 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 10 90 डिग्री का फर्क पड़ेगा, 90 डिग्री का फर्क पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां बात कर लेता हूं। देखो डेल्टा एफ कहानी, डेल्टा सी कितना लिखा भाई 5/9 इंटू डेल्टा एफ लिखा गया, करेक्ट है क्या। डेल्टा सी मुझसे पूछा गया है, ये 5/9 हो गया। डेल्टा एफ कितना 72 है, 9 से कटेगा कितना 8 बार में, 8 पंजे कितना 40 हो गया। बहुत बढ़िया, 40 डिग्री सेल्सियस का फर्क आएगा। बहुत सही, यहां बात करो सर, सेल्सियस और केल्विन का टेम्परेचर चेंज मेरे पास क्या आता है, सेम टू सेम आता है, तो दोनों स्केल पे तापमान बदलाव सेम टू सेम पढ़ने को आता है, काम खत्म हो गया, चल जाएगा। हाँ सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, एक नंबर। और ऐसा एक सवाल होमवर्क के तौर पे चिपका रहा हूं, ट्राई कर लीजिएगा, खत्म। बताओ भैया कोई डाउट तो नहीं इस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर कोई डाउट तो नहीं भैया। सीधे सिंपल सरल से क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, जितने मैंने करवा दिए हैं। लोग इसको भगा देते हैं, मैंने फिर भी बहुत करवा दिया, मैंने आपको फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, इतना कोई करवाएगा भी नहीं। ठीक है भाई, चलो अब बात करेंगे इस चैप्टर का नया सेक्शन। इस चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन थर्मल एक्सपेंशन, क्या मेरे पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार। तो इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं स्टार्ट। इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, पार्ट नंबर 2। क्या बोला भैया, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन तापीय प्रसार, तापीय प्रसार की हम लोग बात करें। देखो बहुत सीधा सिंपल सा टॉपिक है, मेजर क्वेश्चन में यहां से आपके फॉर्मूला बेस ही बनते हैं। मेजर क्वेश्चन पास क्या होता है, मेजर क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, फॉर्मूला बेस बनते हैं। तो पहले जरा कहानी ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले आपने एक ग्राफ देखा होगा, कौन सा, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। हाँ सर, क्या ग्राफ होता है, सही ये आपका होता है अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल होते हैं उनकी वजह से उनके अंदर आती है ऊर्जा, उसको बोलते हैं आप लोग आंतरिक ऊर्जा। हम कह रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा का कणों के मध्य दूरी के साथ ग्राफ ये होता है क्या, हाँ सर, क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक ऊर्जा उतरी। आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी किसको कहते हो, है ना। और ये अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी, ये ग्राफ आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में देखा होगा, ये ग्राफ आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में देखा होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या, थोड़ा सा असममित है, असिमेट्रिक, मतलब दोनों तरफ, इसे बीच वाली लाइन से एकदम एक जैसा नहीं है, इस बीच वाली लाइन से दोनों तरफ एक जैसा नहीं है, असममित ग्राफ है। अब इस असममित ग्राफ की वजह से होता क्या है, सुनिएगा। जब कभी हम एक बात करें नॉर्मल वस्तु के सामान्य तापमान पे, सामान्य तापमान में क्या होता है, उनके मध्य एक फिक्स दूरी होती है R0, जिसके लिए सिस्टम की ऊर्जा होता है सबसे कम। और ऊर्जा सबसे कम होना मतलब कि सिस्टम का स्टेबल होना, स्थायी होना। वर्क एनर्जी पावर में पड़ा है, वर्क एनर्जी पावर में पड़ा हुआ कि हाँ सर, जब सिस्टम के पास ऊर्जा न्यूनतम होता है तो वो स्टेबल सिस्टम होता है, पता है क्या, हाँ सर, स्टेबल सिस्टम मेरे पास होता है। चल ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप वस्तु को गर्म करते हो, जैसे आप वस्तु को गर्म करते हो, सर गर्म करना मतलब हीट देना, हीट मतलब उष्मा, उष्मा मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जैसे ही आपने सिस्टम को ऊर्जा दिया, वो जो कण थे पदार्थ के उस ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। हम जानते हैं कि ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं वो अपनी जगह पे बंधे हुए रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही उनको ऊर्जा मिलता है वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, कंपन करते हुए, कंपन करेंगे, ओहो कंपन होगा। तो पहले जो कण बिल्कुल एक फिक्स दूरी पर थे, कण जो पहले आपके फिक्स दूरी पर थे, अब वो कंपन की वजह से क्या होता है, कंपन की वजह से उनके मध्य का जो औसत दूरी वो बढ़ जाता है, उनके मध्य का औसत दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो भैया पहले दूरी अगर R0 थी, अब दूरी बढ़ गया है, अब दूरी बढ़ गया है, अब दूरी पास क्या है, बढ़ गया है। तो दूरी बढ़ गया है, एक रुकना,
ओहो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, कणों के मध्य क्या दूरी सी बढ़ गई है भाई, दूरी मेरे पास कितना r1 हो गया, r1 हो गया। तो जब दूरी बढ़ गया उनके मध्य में, तो ऊर्जा पहले से ज्यादा है। देखो E न्यूनतम से ज्यादा है, हाँ सर। तो जब हमने पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की, ऊर्जा दिया, कणों ने ऊर्जा को अवशोषित किया, कंपन क्या, कंपन के से क्या होता है, उनके मध्य दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ेगा तो उसके संगत आने वाली ऊर्जा ज्यादा भी तो है, बात करेक्ट है। ज्यादा ऊर्जा ज्यादा दूरी, जब कणों के मध्य दूरी बढ़ गया मतलब लंबाई बढ़ गया। कण पहले पास पास थे, लंबाई कम थी, कण दूर दूर हो गए, लंबाई बढ़ गई ना। अरे हाँ सर, तो क्या होता है, जब आप वस्तु को ऊष्मा प्रदान करते हो तो सामान्यतः जनरली है ना, जनरली क्या होता है, वस्तु क्या है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, कणों का कंपन करवाता है, और उसकी वजह से उनके मध्य दूरी बढ़ती है। कणों के मध्य दूरी बढ़ता है तो आपको ओवरऑल पूरी वस्तु के डायमेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, लंबाई बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। हाँ, सामान्यतः क्यों कर रहे हैं, सामान्यतः का मतलब क्या कि जितने नेचर में पदार्थ है, जितने भी कण है, जितने पास मटेरियल है, उन मटेरियल में ज्यादातर ज्यादातर के साथ यही होता है कि तापमान बढ़ाने पे उसके जो आकार है वो बढ़ जाता है सामान्यतः। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आकार को सिकोड़ लेते हैं, जैसे रबड़ होता है, थर्माकोल होता है, हाँ सर। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करके सिकुड़ जाते हैं, और कुछ फैल जाते हैं। तो सामान्यतः फैलते ही हैं, कुछ कुछ होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं। तो हमने यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, जरा एक बार पढ़ लो। क्या बोलते हैं, सामान्यतः, सामान्यतः जब किसी पदार्थ को बिना उसकी अवस्था को बदले गर्म किया जाता है, पदार्थ विस्तारित होते हैं, मतलब फैल जाते हैं। सर अवस्था बदलना मतलब, अवस्था बदलना मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये काम नहीं कर रहा हूं भाई। इसको ठोस को पहले द्रव कर दो ना, द्रव को भाप बना के गैस बना दो ना भाई, वो नहीं कर रहे हैं। हमें फेज नहीं, उसकी अवस्था को चेंज नहीं करना है। ठोस है तो ठोस रहे, द्रव है तो द्रव रहे, गैस है तो गैस रहे। तो सामान्यतः जब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो वो पदार्थ फैलता है। अच्छा, विस्तार का कारण अंतर आणविक बलों के कारण है हिंदी में मिस्टेक, के कारण स्थितिज ऊर्जा की असम्मिति कारण होता है। स्थितिज ऊर्जा की असम्मिति मतलब जो आपका ग्राफ है ना स्थितिज ऊर्जा का, वो थोड़ा असमान होता है, उसकी वजह से मेरे पास ऐसा होता है। स्थितिज ऊर्जा का जो ग्राफ होता है वो असमान होता है, तो जब आप उसमें प्रदान करते हो वो फैलता है। ठीक है, ग्राफ ने बता दिया। जब अपनी स्थिति पर कंपन करते हैं जिसके कारण उनके मध्य की औसत दूरी बढ़ जाती है, अर्थात पूर्ण पदार्थ में प्रसार आपका होता है। ठीक है, जो मैंने बोला वो यहां लिखा हुआ है। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होते हैं, अर्थात प्रसार सबसे कम होता है। ठीक है, लेकिन गैस में अंतर परमाणु बल क्या होता है, सबसे कम होते हैं, तो प्रसार मेरे पास क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों, समझो। ठोस में क्या है, कण बहुत पास पास होते हैं, तो उनका जो आपस में बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तो कंपन होता तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। कंपन होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ठोस पदार्थों में आपके इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से प्रसार तो है लेकिन काफी कम होता है। लेकिन बात करें गैस में, सर गैस में आपके इंटर एटॉमिक फोर्स काफी कमजोर होते हैं, तो कंपन करना बड़ा आसान होता है। तो जब गैस को गर्म किया जाता है तो उनमें प्रसार ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, द्रव में थोड़ा कम, ठोस में बहुत ही कम। क्या ये सारा पॉइंट जहां पे लिखे हुए सबको क्लियर है क्या? क्या ये जो पॉइंट यहां लिखे हैं वो सारे सबको क्लियर है क्या? भाई जल्दी मुझे बता दो, जो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है इसमें किसी को किसी तरह की कोई भी समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात है क्या? जल्दी बोलो। चल जाएगा। चलो अब ये देखो, अब देखो, ठोस पदार्थ है, बात कैसे ठोस, ठोस पदार्थ में क्या होता है, एक निश्चित आकृति होती है। जब निश्चित आकृति होती है उसमें तो लंबाई भी होता है। 3 नंबर क्या, बेटा तो बता दिया।
सबसे पहले बेटा मैंने यही समझाया आपको, क्या कहाँ ध्यान है बेटा आपका, क्या कर रहे हो? सबसे पहले बेटा मैंने आपको यही तो समझाया है कि जब पदार्थ को ऊष्मा देते हो तो क्या होता है। बेटा गुड़िया ध्यान कहाँ तुम्हारा क्लास में, तुम्हारा क्लास में बेटा ध्यान कहाँ है? सबसे पहले ये तो बताया ना, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, कण उसको अवशोषित करते हैं, फिर कंपन करते हैं, कंपन करते हैं तो उनके मध्य दूरी बढ़ता है, दूरी बढ़ता है तो प्रसार हो गया। ये तो लिखा हुआ उसमें, क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, अब देखो, ठोस पदार्थ, देखो ठोस पदार्थों की कुछ निश्चित आकार आकृति होती है। हाँ सर, निश्चित आकार आकृति जिन वस्तुओं में होती है उनके पास लंबाई भी होता है। तुम्हारे नेटवर्क को मैं गोली मार दूंगा, ठीक है, बात समझो। अब निश्चित आकार और आकृति की वजह से, निश्चित आकार और आकृति की वजह से, निश्चित आकार और आकृति की वजह से क्या होता है? तो उनके पास लंबाई होता है, उनके पास क्षेत्रफल होता है, उनके पास आयतन भी होता है। तो जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है उनमें तीन तरह के प्रसार आते हैं, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आपका आयतनीय प्रसार। क्यों? क्योंकि उनके पास निश्चित आकार आकृति है। निश्चित आकार आकृति होता है तो ठोस पदार्थों में निश्चित आकृति की वजह से रेखीय प्रसार भी होता है, सतहीय प्रसार भी होता है, आयतनीय प्रसार भी होता है। बोले तो लीनियर, लीनियर एक्सपेंशन होगा, है ना, एरियल भी होगा और वॉल्यूमेट्रिक भी होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना भैया, इसको क्षेत्रीय प्रसार भी इसको कह सकते हो। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार भी इनको किया जा सकता है। बात करें द्रव और गैस, सर द्रव और गैस में कोई निश्चित आकार आकृति होता ही नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की मात्रा जो होती है आयतन, वो होता है। तो आयतन होता है तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ आयतनीय प्रसार देखने को मिलता है। क्या कह रहा हूं? द्रव और गैस के पास सिर्फ और सिर्फ आयतन होता है तो आयतनीय प्रसार देखने को मिल जाता है। ठीक सर, चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब फाइनली बात करें हम लोग भैया किस पे? रेखीय प्रसार की। ठीक है, फाइनल में क्या है? रेखीय प्रसार की बात करें, लेकिन रेखीय प्रसार से पहले एक छोटा पॉइंट है। क्या क्या मेरे पास है? असमांगी ठोस, समांगी ठोस। असमांगी मतलब हेट्रोजीनियस, इंग्लिश में बोले तो। असमांगी बोले तो झपकी मतलब मैं गोली मार दूंगा तेरे को। ठीक है, बात समझते हैं। असमांगी ठोस बोले तो मेरे पास क्या है? हेट्रोजीनियस बोले तो ऐसे पदार्थ जिनका अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण होता है। मतलब क्या सुनेगा? वह पदार्थ जिनका अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। ठीक सर, मतलब कि एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। कि एक्स में प्रसार अलग होता है, वाई में प्रसार अलग होता है। हाँ सर, है ना। और मेरे पास क्या दूसरा आपका? समांगी ठोस। हाँ बेटा वही। ठीक है, मेरे पास क्या है? समांगी ठोस। समांगी मतलब एक समान, एक जैसा, मतलब क्या है? सभी दिशाओं में एक समान प्रसार। सभी दिशाओं में समान गुण होता है, कि जो इनके गुण होते हैं ना, सभी दिशाओं में समान होते हैं। ठीक है, मतलब एक सिंपल, अगर मैं आपको दो एग्जांपल डेंसिटी का, है ना, डेंसिटी अगर सभी जगह पे सभी दिशाओं में समान है तो वो क्या है? समांगी ठोस है। अगर मेरे पास डेंसिटी अलग अलग दिशाओं में अलग है, कि भाई एक्स में अलग है, वाई में अलग है, जेड में अलग है, तो उनको बोलते हो असमांगी ठोस। इनसे फर्क क्या पड़ता है? इनसे जरा फर्क क्या पड़ता है, बात समझते हैं। सबसे पहले बात करें भैया हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन, है ना। लीनियर एक्सपेंशन की जरा बात करते हैं, बात समझते हैं। यहाँ पे भैया आपको डायरेक्टली क्या है, मेन तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले ही याद रखने हैं, तो समझाता हूँ। हमने कहा कि जब कभी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, आप उसको देते हो हीट, हीट दोगे तो वस्तु में होता है प्रसार। हाँ सर, वस्तु में क्या होता है? प्रसार देखने को मुझे मिल जाता है। वस्तु में मुझे क्या है? प्रसार देखने को मिल जाता है। जरा ध्यान से सुनना बात को। तो लंबाई में प्रसार,
लंबाई में प्रसार की बात कर रहा हूं बेटा, लंबाई में प्रसार की बात कर रहा हूं। बोले तो भैया डेल्टा एल। तो लंबाई में होने वाला प्रसार सबसे पहले तो समानुपाती होता है तापमान का परिवर्तन। क्या होता है? सबसे पहले तापमान के परिवर्तन के समानुपाती होता है। ये क्या है पास? टेम्परेचर चेंज, कि टेम्परेचर में कितना बदलाव हो गया। जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा प्रसार होगा, जितना ज्यादा गर्म किया जाएगा उतना ही ज्यादा प्रसार होगा। अच्छा सर, दूसरा पास क्या होता है? सर, लंबाई में आने वाला परिवर्तन समानुपाती होता है वास्तविक लंबाई के। मतलब सोचो, जितनी ज्यादा लंबाई उतने ज्यादा कण, जितने ज्यादा कण उतना ही उनमें प्रसार। सर कैसे? देखो, दो कण कंपन करें, उनके मध्य दूरी पड़ी, दो के मध्य दूरी एक बड़ी। अगर कण तीन होते तो एक एक गैप, दूसरा गैप, यहां भी दूरी बढ़ेगा, यहां भी दूरी बढ़ेगा। समझना। सर देखो, सिर्फ दो कण थे तो इनके मध्य एक बार दूरी बढ़ गई। हाँ सर, अगर तीन कण होते, अगर तीन कण होते तो सर यहां भी दूरी बढ़ता, यहां भी बढ़ता, तो दो जगह दूरी बढ़ रहा है ना। हाँ सर, तो लंबाई ज्यादा बढ़ेगा। अगर और ज्यादा कण कर दे, चार कर दो, चार कर दो, चार कर दो, सर यहां पर भी दूरी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, तो तीन तीन जगह दूरी बढ़ रहा है। हाँ सर, तो क्या ओवरऑल लंबाई बढ़ जाता है। तो जितना लंबा आपका वस्तु होगा उतना ही ज्यादा प्रसार आपको देखने को मिलता है। तो ये दो दो पॉइंट मेरे पास है। अब अगर इन दोनों पॉइंट को एक साथ मिला के लिख दिया जाए तो डेल्टा एल समानुपाती है एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है? जब समानुपाती, इसको एल नॉट कह दो, ठीक है, एल नॉट। जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हो एक नियतांक आता है ना, इसको अल्फा, एल नॉट डेल्टा टी। ये मेरे पास फॉर्मूला बना। तो इसमें एल नॉट देखो, तो डेल्टा एल बराबर एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। ठीक है? तो इसमें अल्फा क्या समझो, अल्फा, अल्फा भैया पहले बात तो समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, क्योंकि आपने समानुपाती को हटा के नियतांक लगाया। अब जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में एक बात याद रखिए कि सर समानुपाती हटाने के बाद जो नियतांक आपका आता है वो कभी भी इन पे डिपेंड नहीं करता है, इन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जो पहले से वहां मौजूद थे, तो ये जो अल्फा है ये डेल्टा एल या एल या डेल्टा टी पर निर्भर नहीं करता कि तापमान में कितना चेंज है ना, लंबाई में कितना चेंज है ना, वास्तविक लंबाई कितना है ना, इन पे निर्भर नहीं करता है, करता ही नहीं है, इन पे निर्भर नहीं करता है। ये क्या होता है? केवल केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, केवल पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। सर चलेगा क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है? इस अल्फा का एक नाम और भी कहते हैं, इस अल्फा को एक नाम और भी दिया था, क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक भी इसको कहा जाता है। ठीक है? रेखीय प्रसार गुणांक भी इसको कहते हैं। सर इंग्लिश में लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ठीक है? लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। क्या ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। बेटा अल्फा का मान क्या कहा है, क्या लिखा है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो गंवार जब अल्फा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अब दुनिया में बहुत सारे पदार्थ है, सबके लिए अलग होता है, क्वेश्चन में देगा। ठीक है? चलेगा भैया, ये बात थोड़ी अपने को याद रखने का है। ठीक है भैया? अब इनसे थोड़ा ऊपर चल के और काफी सारे पॉइंट बढ़ जाते हैं। देखिएगा भैया, डेल्टा एल क्या बना है? सर आपने कहा है एल नॉट, ओहो, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब होता है अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, ये हो गया एल नॉट, ये अल्फा, ये डेल्टा टी। इसको वहां फेंकेंगे, एल नॉट कॉमन लेंगे, एल नॉट कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो किसी ताप पे अंतिम लंबाई निकालने का फॉर्मूला ये बन गया।
एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक सर, लंबाई में परिवर्तन ऑलरेडी निकाल चुके हो सर जी। हाँ, डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर, ये भी हम लोग कर चुके हैं। जी हाँ सर, अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज चेंज एल का, तो डेल्टा एल बटे एल नॉट इंटू 100 होगा। हाँ सर, तो एल नॉट लाएंगे यहां पे, कितना बनेगा भैया, ये बनेगा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। तो मेरे पास क्या है, आपकी लंबाई में आने वाला परसेंटेज चेंज बन जाएगा। ठीक है, और हर एक से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हर एक चीज से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? जल्दी से मेरे को बता दो भैया। ठीक है, सभी से अपना अपना क्वेश्चन बन जाता है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली हमने कहा सामान्यतः, सामान्यतः भैया जिनके लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, उनके लिए क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर उनके आकार या बोले लंबाई बढ़ता है। जिन पदार्थों के लिए अल्फा का मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है, उनके लिए क्या होता है, तापमान बढ़ने पर लंबाई कम हो जाता है, लंबाई कम हो जाता है। बाकी जनरली आपको यही देखने को मिलता है, पर हाँ ये भी एकदम पॉसिबल है, ये मेरे पास कुछ पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, चल जाएगा क्या? हाँ सर, बढ़िया है। इनसे क्वेश्चन जो आपके बेटा बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मुला बेस, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो फटाफट से एक दो ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। पहले हमें बताओ कि यहां तक हमें कोई समस्या दोस्तों? ठीक है, अब बात समझिएगा। सर ये हमने निकाला फॉर्मूला, अब क्षेत्रीय प्रसार और आयतनीय प्रसार समझिएगा। क्षेत्रीय प्रसार भैया, लंबाई बढ़ता है तो हर तरफ बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है तो हर तरफ उसकी लंबाई बढ़ता है। देखो एक कोई सरफेस एरिया रहा होगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बाद में तापमान आपने बढ़ाया तो आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गई। समझिएगा, आपने देखो पहले लंबाई एल नॉट था, चौड़ाई बी नॉट था, तापमान बढ़ा दिया तो लंबाई बढ़ के एल हो गया, ये कितना बी हो गया। हाँ सर, लंबाई बढ़ के कितना एल हो गया और बी हो गया। सर आज आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ हाँ बेटा, कमाई करनी पड़ती है ना, कमाई के लिए जाना पड़ता है, कमाई के लिए जाना पड़ता है। आज जाऊंगा यहां से हथौड़ा लेकर, है ना, जाऊंगा एक खुदाई करने के लिए, तगारी भरेंगे, ले भाई, तगारी भरेंगे, ले भाई, फिर दिन भर का मेहनत ना 500 रुपए लेकर घर पे आ जाएंगे। 500 रुपए लेके आऊंगा, रात को आऊंगा, एक पीऊंगा मस्त पौवा, एक पौवा, 500 रुपए लेके आएंगे, 100 रुपए का लेंगे पौवा, पौवा पियेंगे, 400 रुपए घर पे देंगे, और फिर वो पौवा पी के बीवी को मारेंगे। मस्त मौज, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? एक पवा पियेंगे, खराएंगे, बेल्ट निकाल के बीवी को मारेंगे, पाट 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 पाट। ठीक है, फिर मैं कहूंगा अपने बीवी को मोटी भैंस, फिर मेरे को कहेगी बेवड़ा कहीं का, फिर मैं बोलूंगा कि मैं बेवड़ा, कि हाँ तू बेवड़ा, कि ठीक है, मैं तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, लेकिन तू तो सुबह भी मोटी ही रहेगी। हे, 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 हे। समझे हो? ठीक है, अब मेरी हाइट देख के तुम्हें लगता है मैं कैसे पिटूंगा? तुम्हें मेरी साइज देख के लगता है कि मैं पिट सकता हूँ किसी से? कैसे बात कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, बात सुनो भैया, क्या था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझते सर, लंबाई बढ़ा, चौड़ाई बढ़ा, बात समझते हैं। क्या ये मेरे पास एक्स दिशा है? ये बोला सर, बोला सर 70 रुपए का पवा आता है। अरे भाई 70 रुपए का पवा आता है, चकना कौन लेके आएगा? तू कार्टून, चकना भी चाहिए मेरे को। सुनो, ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है। हाँ सर, अब क्या होता है, क्या होता है, एक्स और वाई दिशा, अगर मेरे पास ठोस असमांगी है, अगर मेरे पास ठोस असमांगी है, तो अलग अलग दिशाओं में
अलग अलग रेखीय प्रसार गुणांक होगा। ओहो, समझ लो। तो लंबाई, अंतिम लंबाई आप लोग ये लिखोगे, अंतिम चौड़ाई आप लोग ये लिखोगे, अलग अलग दिशा में अल्फा का मान अलग अलग होता है। ओहो, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करके अंतिम क्षेत्रफल निकालूं, अगर मैं इनको गुणा करके अंतिम क्षेत्रफल निकालूंगा ना, तो थोड़ी सी लगेगी मैथ्स, थोड़ी सी लगेगी मैथ्स। जब मैथ्स निकालोगे ना, तो ये मेरे पास आपका आएगा एल नॉट बी नॉट कह दूंगा। क्या भैया, डायरेक्टली कह दो प्रारंभिक एरिया, शुरुआत का एरिया, कि प्रारंभिक एरिया ए नॉट एल नॉट इंटू बी नॉट था। ठीक है, तो भैया शुरुआत का एरिया ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी लिखा जाता है। समझेगा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया हमने अंतिम एरिया लिखा है ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके सर, ठीक है सर बीटा क्या है, इसमें बीटा का जो मान है उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। सर बोलते क्या है, इस बीटा को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या कहेंगे इसको, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसको कहा जाएगा। ये बीटा बन गया। ठीक सर, मान लो सर, मान लो कि अगर दिया गया ठोस समांगी होता, तो अगर समांगी ठोस होता तो सभी दिशाओं में समान गुण देखने को मिल जाते, सभी दिशाओं में क्या है, समान गुण देखने को मिल जाते, मतलब अल्फा एक्स और अल्फा वाई सेम होते, दोनों मेरे पास सेम होता, तो बीटा का जो फॉर्मूला वो कितना 2 अल्फा होता। काम खत्म, चल जाएगा। सेम कहानी यहां बात कर लो आयतन में भैया, सेम टू सेम करना। देखो आयतन का प्रसार करोगे तो आयतन, अंतिम आयतन v, प्रारंभिक आयतन v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देखो सेम तरह का फॉर्मूला है, बस आयतन है तो यहां पे आयतन आ गया। सर गामा बोले तो गामा का भाई मतलब यहां पे आपका होता है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक चलेगा। हाँ सर, फॉर्मूला के हिसाब से अगर असमांगी ठोस तो अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड। अगर मेरे पास समांगी ठोस बन जाए, अगर आपको समांगी ठोस मिल जाए तो भाई क्या होता है, तीनों दिशाओं में अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड सेम होते हैं, तो इसके हिसाब से गामा कितना 3 अल्फा मेरे पास आएगा, कितना 3 अल्फा मेरे पास आएगा। चल जाएगा। हाँ सर, अब सर जनरली अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया हो, नहीं दिया गया होगा तो आप हर बार क्या है, समांगी ठोस मानकर ही सोल्व करोगे। नहीं दिया है तो समांगी ठोस मान के ही सोल्व किया जाएगा, नहीं दिया गया है तो समांगी ठोस मानकर ही इसको सोल्व किया जाएगा। चल जाएगा दोस्तों। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हमें इसमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होना चाहिए। चल जाएगा दोस्त। चलेगा, ठीक सर। तो भैया शॉर्ट में सिंपल आता है कि हमने कहा सॉलिड ठोस पदार्थ के लिए, सर ठोस पदार्थों में तीनों तरह के प्रसार होते हैं। लंबाई का भी होता है, एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सर एरिया का भी होता है, ए बराबर ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। आयतन का भी होता है, वी बराबर वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक सर, इसमें अल्फा तो अल्फा ही सही, तो इसमें बीटा होता है 2 अल्फा के समान, इसमें गामा होता है 3 अल्फा के समान समांगी ठोसों के लिए। ठीक सर, बात करें सर, बात करें परिवर्तन की, तो देखो सर डेल्टा एल का मान कितना बना, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एरिया का बदलाव क्या बन गया, डेल्टा ए बराबर ए नॉट बीटा डेल्टा टी। आयतन का परिवर्तन क्या बन गया भैया, वी नॉट गामा डेल्टा टी। सर बहुत बढ़िया। अगर बात करें भैया हमारे पास डेल्टा एल बटा एल नॉट परसेंटेज चेंज के लिए एल्फा इंटू डेल्टा टी कर देना। एरिया के चेंज की बात करें तो
बीटा डेल्टा टी बन जाएगा। अगर आयतन के चेंज की बात करें तो गामा डेल्टा टी कर देना, काम खत्म। उम्मीद है भैया सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद है सारा पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। और एक बात यहां से और क्लियर करते हैं। सर मुझे अल्फा पता है, यस। मुझे बीटा पता है, यस। मुझे गामा पता है, यस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होगा, ठीक है, कितना बचेगा, ये आएगा। क्या हो गया? अच्छा, आता हूं आता हूं। बच्चे लोग एक मिनट ना, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, चलो भाई क्लियर यहां तक। अरे कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ, टेंशन ना लो, मस्त रहो। ठीक है भैया, उम्मीद है यहां तक अपने को सारा सब कुछ क्लियर होगा। हाँ सर। भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया? क्वेश्चन हमारे पास आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन हमारे पास आएगा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, हमारे पास आएगा। ठीक है सर, आओ पढ़ते हैं भैया, देख लो। सीधा आते ही जेई फोड़ेंगे, आते ही जेई फोड़ते हैं, आ जाओ। जेई फोड़ा जाए, सर जेई क्या बोलता है? धातु के बने हुए एक ठोस असमदेशिक घन के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा एक्स दिशा में दे रखा है, वाई में और जेड में दे रखा है। बोला गया कि आयतन प्रसार गुणांक कितना, जेईई 2020 में आएगा, 2020 में। ठीक है, अल्फा एक्स कितना बोला है? 5 × 10⁻⁻5 है। अल्फा वाई में और जेड में सेम बोला है, 5 × 10⁻⁻6 होगा। बोला गया कि आयतन प्रसार गुणांक बताओ। हम जानते हैं तीनों के अल्फा को जोड़ लो तो आपको आयतन प्रसार गुणांक मिल जाता है। पर ध्यान दो सर, यहां पावर -5 है, यहां -6 है, तो कोई बात नहीं, एक पावर कम करो, पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट का 5 10⁻⁻5 चलेगा, लेके आओ। अल्फा एक्स 5 × 10⁻5, 0.5 × 10⁻5, 0.5 × 10⁻5। ठीक भैया? हाँ सर, चलेगा। देखो भैया, सब में से 10⁻5 कॉमन लूंगा, यहां 5, यहां 0.5, यहां 0.5, सजी हाँ। तो 10⁻5 भैया, -5 है ना, -5। ठीक है, तो 10⁻5 कॉमन ले रखा है। 0.5 एक होता है, कितना हो गया? 6। तो कितना आंसर हो गया? 6 × 10⁻5। ये आपका हो गया आयतन प्रसार गुणांक। आय हाय, 6 × 10⁻5, तो भाई सी का मान कितना है? भाई बोला -6 बोला गया, कितना? -6 बोल रहा है, कितना बोल रहा है? -6 बोल रहा है। तो -6 के लिए एक काम करो, 10 का भाग दो, 10 का गुणा करो। एक काम करो, हमें चाहिए -1 ना, हमें -6 चाहिए, 10⁻1 का गुणा भाग कर दो। ठीक है, -1 का गुणा भाग कर दिया जाए तो पावर -5 और -1 -6 बन जाएगा। ये पावर -1 ऊपर आएगा, कितना हमारे पास हो गया? 60 × 10⁻⁻6। तो -6 डन। आगे सी कितना बन गया? 60। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे लो पलो सवाल है। ठीक है, अभी फिलहाल कहानी यह है कि हम क्लास को करेंगे यहाँ पे दी एंड, क्योंकि क्लास फिलहाल क्वेश्चन सारे हो नहीं पाएंगे, फिलहाल क्वेश्चन सारे हो नहीं पाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, ट्राई करना। एम्स 2000 का सवाल है, ये भी डायरेक्ट आसानी से हो जाएगा। आपको कितना लिखो, आपको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा दे रखा है, आपसे अल्फा पूछ रहा है, कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन कहां आएगा? कौन सा? बीटा बराबर 2 अल्फा, पढ़ा है होमवर्क। अगला सवाल, सर आपको लंबाई दे रखी है, तापमान में कितना बदलाव है वो दे रखा है, रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल पूछा गया है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूं होमवर्क ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि भी और पढ़ा दूंगा तो आपके होमवर्क भी और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ 2-5 सवाल दे रहा हूं, कर लेना। ये कर सकते हो क्या? नहीं, अभी नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे। चलो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, उम्मीद है यहां तक हमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं रहा होगा। ठीक है, बाकी बच्चों बात ऐसी है कि जनरली जो मुझे लगता है कि हम अब डेली जो क्लास है ना वो 1 घंटा 45 मिनट कर पाएंगे। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे जरूरत लगी, ठीक है, जरूरत लगी तो दिन के टाइम पे 1 घंटे की और क्लास ले लिया करेंगे। ठीक है, तो अब से डेली क्लास बेटा आपकी मॉर्निंग 7:30 ही हुआ करेगी। ठीक है, 7:30 हुआ करेगी। बताओ बताओ रीजन बताऊं? तो रीजन ये है, मैंने आपको कहा था कि बेटा मुझे थोड़ा अपना घर चलाने के लिए मुझे कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक लोकल कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोचिंग नहीं, मतलब बेसिकली ट्यूशन है। ठीक है, बेसिकली ट्यूशन है, तो ट्यूशंस पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा सा पैसा जुटा पाऊँ। ठीक है, उसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा क्लास जल्दी शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भैया कि मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा आपको नहीं दूंगा, बेटा हर हाल में आप ही मेरी प्रायोरिटी हो। ठीक है, हर हाल में आप लोग ही मेरी प्रायोरिटी हो। मैं कह रहा हूं कि सुबह मॉर्निंग में अपनी 1 घंटा 45 मिनट तो क्लास होनी ही है। अगर कभी लगेगा कि यार थोड़ा काम छूट रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, तो हम लोग उसको दिन में भी 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास डाल दिया करेंगे। या फिर जो आपका होमवर्क है, होमवर्क को हम क्लास में डिस्कस नहीं करके उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सेम डे डाल दिया करूंगा। ठीक है, चलेगा? ठीक है, तो आप लोग उस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहो कि भाई सर कहीं और ट्यूशन ले रहे हैं तो अब हमें नहीं पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं बेटा। जो मेरा प्रॉमिस है आपके साथ वो हमेशा ही है, ये आप लोग लेने से ना लें। बेटा रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग में क्या है, तुम लोग फैलोगे। रिकॉर्डिंग में डाल तो दूं पर फिर उसमें तुम लोग फैल जाओगे कि सर रिकॉर्डिंग दे दिया है, समझ में तो आ जाता है लेकिन डाउट नहीं पूछ पाते हैं, है ना, तो सब फैलोगे। तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लाइव रखेंगे। ठीक है, चलो आज का प्रोग्राम करेंगे यहीं पे समाप्त, बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।